जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज के प्रोग्राम में बात करने वाले हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प का। फाइनली 1 साल पूरा हो गया और ये साल ऐसा लग रहा है 1000 साल गुजर गए। और उस मौके पर जो उन्होंने स्पीच दी और जिसमें उन्होंने जिस तरह की बातें रखी, और खास तौर से हम जिस पे आज चर्चा करने वाले हैं वो ग्रीनलैंड ग्रीनलैंड को लेकर जिस तरह से प्रेसिडेंट ट्रम्प अग्रेसिवली बात करते हुए नजर आ रहे हैं, और लेटली उन्होंने बहुत ज्यादा अग्रेशन ग्रीनलैंड की तरफ बढ़ा दिया है। तो इसको थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करेंगे। और जिस तरह की पॉलिसी उन्होंने अपनाई है उसका जो अमेरिका है उसमें मतलब डोमेस्टिक कंजम्पशन और किस तरह का रिएक्शन है उस पर हम बात करेंगे। और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है मेजर जनरल अस्थाना सर। बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, जय हिंद। धन्यवाद। सर, प्रेसिडेंट ट्रम्प फाइनली उनका 1 साल पूरा हो गया और साल लग नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है पता नहीं कितने साल गुजर गए, क्योंकि जब कहते हैं ना कि कुछ झेलते हैं तो लंबा समय लगता है, और जब अच्छा वक्त होता है कैसे गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। तो अब 1 साल पूरा हुआ है। जिस तरह से उन्होंने ओवरऑल, सर, एक तो उनकी स्पीच को आप कैसे देख रहे हो, और ग्रीनलैंड का जो ये मुद्दा है, एजेंडा, वो बहुत अग्रेसिवली उठा रहे हैं, कैसे सर देख रहे हैं इसको? उनकी स्पीच को सुन के, जो आज उन्होंने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डावोस में उन्होंने जो स्पीच दी, उसको सुन के सबसे पहली एक चीज नजर आई कि यूरोप काफी समय से बहुत जगह बहुत देशों के ऊपर अतिक्रमण किया है। अभी लगता है कि उनसे भी एक बड़ा अतिक्रमण करने वाला पैदा हो गया है, जिसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। और अब सारे यूरोपियन की समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या किया जाए। अब अगर इनकी स्पीच पे आते हैं, तो सबसे पहले तो इन्होंने स्पीच शुरू करी ये बोल के कि भाई मैंने चमत्कार कर दिया। अमेरिका उस समय सब कुछ बेस्ट है, इकोनॉमी बेस्ट है, इन्फ्लेशन जीरो है। मैंने तकरीबन जो मेरा ये था डेट था, वो मैं तकरीबन उसको 79% मैंने कम कर दिया। और अब इन्फ्लेशन मेरे यहाँ है ही नहीं, और हर चीज़ की कीमत कम हो गई है, वगैरह वगैरह। और उसी के साथ साथ कि मैंने सबसे बड़ी मिलिट्री बना दी है, और मेरी बहुत स्ट्रांग मिलिट्री है। ये सब उन्होंने पहले बोलना शुरू किया, जो कि एक भूमिका थी और एक मैसेज था अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स के लिए। उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस समय ये है, अगर आप उसकी स्पीच को और जो आपने 1 साल वाली बात करी, पहले मैं उसको थोड़ा सा एनालाइज करूं। उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उनकी जब से उन्होंने ये कई सारे एक्शंस किए हैं, उनकी पॉपुलैरिटी घट रही है। उनको और रिपब्लिकन्स को डर लग रहा है कि अगर ये मिड टर्म हार गए तो डेमोक्रेट्स ने इनको इम्पीच कर देना और इम्पीच करके जेल में डाल देना। उनकी सबसे बड़ी चिंता यही है, और रिपब्लिकन्स की भी सबसे बड़ी चिंता यही है। तो अब ट्रंप के सामने ये तरीका है कि कुछ ना कुछ ऐसा करो जो इतिहास में किसी ने नहीं किया, जिससे अमेरिकन को लगे कि नहीं, मेरे से बड़ा तो आज बेटर प्रेसिडेंट तो हो ही नहीं सकता, और मैं किसी तरीके से अगला जो मिड टर्म इलेक्शन है वो जीत जाऊं। और इसीलिए वो बढ़ा चढ़ा के हर चीज बोलते रहते हैं, और सारी चीजें उन्होंने बढ़ा चढ़ा कर बोली आज की स्पीच में। अब अगर आते हैं इसके ऊपर, ग्रीनलैंड के ऊपर, उन्होंने एक केस बनाने की कोशिश करी सबसे पहले, और ये बताने की कोशिश करी नाटो के जितने भी लीडर्स हैं, सबसे पहले तो उनकी सबकी बेइज्जती करी उन्होंने एक सिरे से। उसके बाद उन्होंने बोलना शुरू करा कि भाई, आप लोग तो इसको नहीं बचा सकते, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आप नहीं बचा पाए, अमेरिका को वहां आना पड़ा। अमेरिका ने ना सिर्फ इनको बचाया है बल्कि आपको भी बचाया है। अमेरिका ने पैसे खर्च करे, आपने बिल्कुल खर्च नहीं करे, आप अमेरिका को लूट रहे हैं। इसलिए कृपा करके अभी अमेरिका की एक बात मान जाओ और मेरे को ग्रीनलैंड दे दो, और ग्रीनलैंड में नेगोशिएशन से लूंगा, लड़ाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या बोला कि देखिए, अगर आप लोग यस बोलते हैं कि हम ग्रीनलैंड देने को तैयार हैं, तब तो ठीक है, लेकिन अगर आप नहीं बोलते हैं तो मुझे सोचना पड़ेगा। और उसी के बाद बोलते हैं, लेकिन देखिए मेरी मिलिट्री बहुत स्ट्रांग है। अब अगर आपको इस दोनों चीजों को मिलाएं, तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि क्या उनका एक तरीके से धमकी दी जा रही है। और यूरोप भी जो है वो भी कोई दूध का धुला नहीं है। अब आप देखिए, यूरोप ने, जब अमेरिका इराक में अतिक्रमण कर रहा था, लीबिया में अतिक्रमण कर रहा था, सब उनके साथ थे। जो कुछ इन्होंने करा, जब इन्होंने, जो बाइडेन ने बोला नाटो को ईस्टवर्ड बढ़ाने की बात है, यूक्रेन में घुसाने की बात है, उस समय भी ये लोग उनके साथ थे।
अब लेकिन जब बात उनकी आ गई है कि भाई प्रेसिडेंट ट्रम्प के दिमाग में घुस गया है कि नहीं, मैं जो है अपने वोटर्स को ये बताऊंगा कि वेस्टर्न हेमोस्फीयर में मेरी दादागिरी है, मैं सबसे बड़ा दादा हूं। और ये इनकी पुरानी एक मुनरो डॉक्ट्रिन थी, जिसको वो बोलते हैं कि अब ये डुनरो डॉक्ट्रिन है, यानी कि डोनाल्ड ट्रम्प की डॉक्ट्रिन है कि वेस्टर्न हेमोस्फीयर में, यानी कि वेस्टर्न हेमोस्फीयर का मतलब है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और इसके इलाके आसपास जितने एरिया है वो मुझे कब्जा करना है। तो अब उन्होंने वो मैप भी दिखा दिया, आपने देखा होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग सा मैप था जिसमें सारे यूरोपियन लीडर बैठे हुए हैं और उसमें उन्होंने इसको कनाडा को भी, उसके ऊपर भी अमेरिका का झंडा लगा दिया, ग्रीनलैंड के ऊपर भी लगा दिया, वेनेजुएला के ऊपर भी लगा दिया, और वो अपने उनको उनसे बात कर रहे हैं। तो ये, और ये उन्होंने ऐसा नहीं अपने ट्रुथ सोशल में शेयर किया है ये मैप बना के। तो इसका मतलब ये है कि भाई मैं एक्सपेंशनिज्म भी करूंगा, मैं सब कुछ करूंगा, रूल बेस्ड ऑर्डर बाकियों के लिए, मेरे लिए नहीं है। और इसी से चिढ़ के आपने देखा होगा कि आज सुबह से जितने यूरोपियन लीडर थे सब बढ़ चढ़ के बात कर रहे थे, कि उन्होंने भी क्रिटिसाइज किया काफी, जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्हें भी लगा कि भाई ये तो 18 जो 91वां स्टेट मेरे को बनाने के चक्कर में है, और झंडा भी दिखा दिया मेरे ऊपर, तो मेरा क्या हाल होगा। उसी मुताबिक मैक्रोन ने भी काफी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दी थी। तो उन्होंने आते ही जब अब वो स्पीच दे रहे थे, सबकी बेइज्जती करी पहले तो, बोल रहे थे कि नहीं नहीं नहीं, मैंने इतना कुछ करा कनाडा के लिए, वो कुछ एक्नॉलेज नहीं कर रहे थे, अभी मैंने सुना उनको क्या बोल रहे थे वो। फिर मैक्रोन को भी बोला उन्होंने कि जी वह इनकी चश्मे में बड़े स्मार्ट लग रहे थे, लेकिन वो क्या बोल रहे थे, मैं तो 200% टैरिफ लगा दूंगा वगैरह वगैरह। तो ये उनकी दादागिरी है और दादागिरी से वो लेना चाहते हैं। अब जहां तक बात आती है, वो समझाने की क्या कोशिश कर रहे थे कि भैया, जो ग्रीनलैंड की सिक्योरिटी है वो आप लोग नहीं देख पाओगे, मुझे देखनी पड़ेगी, इसलिए मुझे ही चाहिए। अब ये बात जो है, इसको अगर एनालाइज करें, इसका थोड़ा विश्लेषण करूं मैं, तो सीधी सी बात है कि सिक्योरिटी के लिए तो आपकी मिलिट्री और आपका बेस वहां पे ऑलरेडी मौजूद है। नाटो की जो टर्म्स और कंडीशंस हैं, उसके तहत आप कितना भी बड़ा, कितनी भी ज्यादा वहां पर फौज लगा सकते हैं और कितने भी ज्यादा बड़ा बेस बना सकते हैं। तो ये जो कहानी है वो किसी के गले से उतरने वाली नहीं है, जो कि वो बोल रहे थे। और उन्होंने काफी देर बोला इस स्पीच में कि क्यों मैं लेना चाह रहा हूं, और क्यों वर्ल्ड की सिक्योरिटी और अमेरिका की सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है, और आप लोगों की सिक्योरिटी के लिए जरूरी है। तो वो तो कोई लॉजिक बनता नहीं है, मुझे नहीं लगता कि उस लॉजिक को कोई भी वर्ल्ड में कोई मानेगा। अब दूसरी बात जो है, जो असली लॉजिक है, वो है कि भाई वहां पर जो रेयर अर्थ मटेरियल है, जो मिनरल्स हैं, जिनको ये लोग एक्सप्लॉइट नहीं कर पा रहे हैं, वो उसको एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं। अगर आपको याद हो, वेनेजुएला में भी उन्होंने यही बोला था। पहले बोल रहे थे ड्रग ड्रग ड्रग, अब आजकल बोल रहे हैं नहीं, 50 बिलियन बैरल ऑयल की उनकी मैं लेके आऊंगा। तो ये, अब वो कहानी बिल्कुल सिंपल है कि वो, उनको क्या लगता है कि सिर्फ सिक्योरिटी तो मैं कब्जा कर सकता हूं, और ग्रीनलैंड की मैं वैसे भी यकीन कर सकता हूं और सुनिश्चित कर सकता हूं, लेकिन अगर मुझे बर्फ पिघला के और रेयर अर्थ एलिमेंट्स निकालने हैं, तो उसके लिए तो मुझे पोजेशन लेना पड़ेगा। और रियल स्टेट वाले हैं, जो बोलते हैं ना, बिजनेसमैन हैं, रियल स्टेट के टाइकून रहे हैं, तो उसका तो ये कि टाइटल मेरे नाम पे होना चाहिए, तभी मैं उसकी खुदाई करूंगा, नहीं तो मैं उससे पहले नहीं करूंगा, वो वाली बात है। तो ये उनकी मंशा है, ये उन्होंने बोला। और ये जो है, ये मेरे विचार से एक चिंता का विषय सबके लिए बनेगा। ये ना सिर्फ उनके लिए है, ना सिर्फ यूरोप के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि अगर जो उनको ये अपोज नहीं कर पाए, तो जी। जाहिर है कि उनकी डिमांड और बढ़ेगी, और सर, उनकी मैं यहाँ डिमांड से यहाँ पे आपसे एक खत्म नहीं होगी। सवाल करना चाह रही हूँ, क्योंकि हमने हाँ। देखा है कि जब से वेनेजुएला पे इन्होंने प्रेसिडेंट मडूरो को उन्होंने उठाया, उनकी वाइफ और सबको, वहां से सर, एक तो वेनेजुएला, उसके बाद ग्रीनलैंड, और हालांकि वो तो कनाडा और उनका बस चले तो पूरी दुनिया को अमेरिका बना दे। लेकिन सर, हम्म, जो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने पॉलिसी अपनाई है, कहीं ना कहीं अगर ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स या डिप्लोमेसी देखें, उसके लिए उन्होंने एक ऐसा प्रेसिडेंट सेट कर दिया है कि मतलब कोई भी कुछ भी कर सकता है, कोई रूल बेस नहीं है क्या? हम्म। यहाँ से सर एक प्रेसिडेंट सेट होता है? बिल्कुल, अभी उन्होंने रूल बेस्ड ऑर्डर को जिस तरीके से तोड़ा है, हम्म। और अगर आप कनाडा के प्राइम मिनिस्टर की स्पीच सुने आज डेवोस में, उसने बिल्कुल यही कहा है कि हम अमेरिका के साथ थे। अमेरिका का नाम नहीं लिया उन्होंने, लेकिन ये बोला कि हम उनके साथ थे, और हमने उसका एडवांटेज भी लिया है। एक ग्लोबल वर्ल्ड रूल बेस्ड ऑर्डर था,
लेकिन अभी वो चरमरा गया है, ऐसा उन्होंने बोला कि अब वो सब चरमरा गया है, अभी ऐसा कुछ है नहीं आज की डेट में। तो रूल बेस्ड ऑर्डर वो तोड़ चुके हैं, और आपने बिल्कुल सही कहा, जाहिर है कि चीन भी उसका फायदा उठाएगा। रूस तो बहुत ही खुश है, रूस तो ये बोल रहा है कि हाँ, उसमें डेनमार्क के ग्रीनलैंड के ऊपर डेनमार्क का तो कोई खास क्लेम नहीं बनता, क्योंकि सर आपकी रूस बात की अब बीच में कट रही है, बट कई सारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये रशिया, चाइना और अमेरिका की साठगांठ है कि तुम ग्रीनलैंड ले लो, मैं यूक्रेन ले लेता हूँ, मैं ताइवान ले लेता हूँ, ऐसा कुछ। ऐसा जो सांठगांठ तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ, इनडायरेक्ट मैसेजिंग ये चल रही है कि बाकी के दो जो हैं वो इस मैसेज को इसी तरीके से लेंगे कि अगर आप ग्रीनलैंड लेते हो तो आप हमें ये सिग्नल दे रहे हो कि भाई यूक्रेन में मैं कुछ नहीं करने वाला, जो कि वो बोल भी रहे हैं कि मैं अभी कुछ खास नहीं करने वाला हूँ। और ताइवान की तरफ वो बिल्कुल सोच ही नहीं रहे हैं, क्योंकि ताइवान में जब इन्होंने अभी एक्सरसाइज की थी चीन ने, तो उनसे पूछा गया कि भाई ताइवान के ऊपर तो चारों तरफ से उन्होंने घेर लिया है चीन ने, तो आपका क्या कहना है? बोलता अच्छा ऐसा हुआ, मुझे पता ही नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि जो आप बता रहे हैं, जी इनडायरेक्टली सर। बिल्कुल वही हो रहा है, हालांकि चाहे इकट्ठे बैठ के कोई कॉन्फ्रेंस नहीं की होगी कि ये तुम्हारा ये मेरा, ऐसा तो नहीं हुआ होगा, लेकिन हाँ, इनडायरेक्टली मैसेज यही जा रहा है एक कि रूल अंडरस्टैंडिंग। बेस्ड और सर ऑर्डर। क्या हमारे लिए भी कश्मीर, हालांकि कश्मीर तो हमारा है कॉन्स्टिट्यूशनली, बट फिर भी वो उसके लिए भी एक मौका रहेगा। देखिए, उसमें मौके की जहाँ तक बात है, तो कश्मीर हमारा अपना अभिन्न अंग है, इसमें कोई शक नहीं है। और जाहिर है कि जिस दिन ये सिचुएशन बनती है कि हमें लगता है कि भाई ये सही, सारे के सारे जो समीकरण है वो सही बनते हैं, तो उस हालत में ये किया जा सकता है। जाहिर है कि इसके अमेरिका हमें फिर नहीं रोक सकता, अगर वो ग्रीनलैंड ले रहा है, वेनेजुएला में घुस गया है, तो अगर हम पीओके ले लेते हैं तो वो नहीं रुक सकता, वो मतलब हमें रोक नहीं सकता। तो एक तरीके से यस, ये एक पॉजिटिव मैसेज है उस पॉइंट ऑफ व्यू से कि जब भी अगर हम ये अपना बची हुई जमीन को लेना चाहते हैं, तो हमारा तो काफी उससे कहीं ज्यादा स्ट्रांग क्लेम है जो कि क्लेम वो कर रहे हैं। अब सबसे सर इंपॉर्टेंट चीज ये हाँ, आप जी जी पूछिए। जी, प्लीज नहीं, प्लीज कंटिन्यू सर। हाँ, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अभी ये आ रही है कि देखिए, अभी ट्रंप के आने से पहले तो इन्होंने सारे के सारे बड़े जोश में और दिखा रहे थे कि भाई हम सब इकट्ठे हैं और हम ग्रीनलैंड की को बचाएंगे। अब ट्रंप की जो पोजीशन है, उसने जो बताई है, उससे अब आगे क्या होगा, मुझे लग नहीं रहा है कि यूरोपियंस के अंदर इतनी ताकत है या इतनी ज़्यादा रेजिलियंस है कि वो प्रेसिडेंट ट्रंप की दादागिरी को रोक पाए। और अब जो है एक्शन क्या लेंगे वो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। ऐसा नहीं है कि यूरोपियन यूनियन के पास में कोई ऑप्शन नहीं है, कुछ हैं ऑप्शंस। यानी कि जैसे मिसाल के तौर पे उन लोगों का ट्रेड अमेरिका से बहुत ज़्यादा है, उन लोगों की सिक्योरिटीज बहुत ज़्यादा हैं जो अब यूरोप ने खरीद के रखी हुई हैं। अगर वो कुछ थोड़ी बहुत रिलीज कर देते हैं, जैसे डेनमार्क ने अभी कुछ उनकी सिक्योरिटी बेच दी है, सिक्योरिटी बॉन्ड्स होते हैं, अगर बॉन्ड बेचते हैं तो डॉलर की को खतरा होता है। तो अगर यूरोप कर दे ऐसा, तो अमेरिका को बहुत मुसीबत होने वाली है। तो ऐसा नहीं है कि यूरोप बिल्कुल ही उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन है, लेकिन क्या वो एकजुट होके इस किस्म की कार्रवाई कर सकते हैं, ऐसा थोड़ा मुश्किल लगता है। क्योंकि अभी आप देखिए दूसरा दादागिरी का नमूना, उन्होंने बोला जी मैं एक बोर्ड ऑफ पीस बनाऊंगा। अब क्या है ये बोर्ड ऑफ पीस? और ये वर्ल्ड में सब जगह झगड़ा जो है वो झगड़े से उल्टाएगी। उसका चेयरमैन कौन होगा? डोनाल्ड ट्रंप। कब तक का होगा? जिंदगी भर। तो ये प्रॉपर दादागिरी है। इसका मतलब जो भी ज्वाइन करेगा वो जो है वो उसका सबॉर्डिनेट होगा, और अपनी वो पोजीशन और कौन आएगा कौन जाएगा ये डिसाइड करेगा डोनाल्ड ट्रंप। तो अब लॉजिकली अगर देखा जाए, और उसके बाद यहाँ में पर 1 बिलियन फीस भी देगा, 1 बिलियन फीस एग्जैक्टली भी मैं देगा। यही बात पर आपको रिमाइंड कराने वाली थी कि पैसा भी तो हाँ, लगेगा सर। हाँ, $1 बिलियन फीस भी दो। तो अब ये सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए अगर आप देखें तो लॉजिक तो ये बोलता है कि यार इसका मतलब कोई कि सबको बोलना चाहिए क्या बकवास है ये, क्यों जाए इसमें। लेकिन 35 लोगों ने साइन कर दिया, 35 कंट्रीज ने साइन कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि ये इस वर्ल्ड में ये जो है ना कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, वो चल रहा है। और वो अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग भारत की तरह नहीं है। आज की डेट में अगर अभी मैं कई डिबेट्स में था, और बहुत सारे स्पीकर ये बोल रहे थे यूरोप के, कि जो चीज प्रधानमंत्री मोदी ने दिखाई शुरू से, अब सब उसी चीज को प्रेज कर रहे हैं। पहले ये बोल रहे थे कि नहीं नहीं नहीं, आप हमारी तरफ क्यों नहीं हो, आप
रूल बेस्ड ऑर्डर को नहीं देख रहे हो, आपने रूस ने ये कर दिया वो कर दिया। अब सब बोल रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, वो उन्होंने जो स्टैंड लिया वो बिल्कुल जबरदस्त स्टैंड लिया है। और अगर कोई उनके सामने खड़ा होकर किसी ने स्टैंड लिया तो भारत नहीं लिया है और किसी ने नहीं लिया है। और इसीलिए अभी किसी ने पूछा उनसे कि आपका भारत के बारे में क्या विचार है, और तो वो बोल रहे हैं जी, सबको तो गालियां दी उन्होंने, सारे लीडर्स को, लेकिन बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी बहुत ग्रेट आदमी है, और वो मेरी उनसे बहुत दोस्ती है और डील जल्दी साइन होगी, कुछ किस तरीके से उन्होंने कुछ इंडिकेशन दिए हैं। जी। तो वही है कि दादागिरी के सामने जो भी दादा है उसके सामने स्ट्रांग खड़े होकर ही उसको रोका जा सकता है, उसके अलावा और कोई चारा नहीं है। सर मैं आपसे अब एक वर्ल्ड में बात कितने लोग खड़े होते हैं वो पता नहीं। सर, खड़ा तो कोई हो ही नहीं रहा है ना। वेनेजुएला पे हुआ, किसी ने कुछ नहीं बोला। ग्रीनलैंड की बात कर रहे हैं, और बोर्ड ऑफ गाजा बोर्ड ऑफ पीस बनाया, उसमें फ्रांस बोला नहीं ज्वाइन करेंगे, तो 200% की धमकी। इनफैक्ट सर ये जो खुला मतलब एकदम गुंडई चल रही है प्रेसिडेंट ट्रम्प की, और एक लिटरली एक प्रेसिडेंशियल थ्रेट से दुनिया कैसे बच सकती है, और कोई कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं है कि किसी देश में उतना दम नहीं है, बट कोई कुछ कर नहीं रहा है सर। यूरोप से लेके चाइना, रशिया, सब खामोश हैं। कुछ भी हो रहा है, सब देख रहे हैं। ऐसा होता है कि इंटरनेशनल रिलेशन में ना सबके सब सारे देश ये देखते हैं कि इसमें मेरे लिए क्या, और इस जो क्योस है, ये जो गड़बड़ है, इसका मैं कैसे फायदा उठा सकता हूं। अब अगर आप इस पैमाने को लेके चलें तो आपको सबकी पॉलिसी साफ नजर आ जाएगी। रूस को इस समय, रूस भिड़ा हुआ है, रशिया यूक्रेन वॉर के अंदर फंसा हुआ है। इससे अगर वो वेनेजुएला में घुस जाते हैं तो रूस के लिए अच्छा हो जाता है, क्योंकि रूस का जो एम है, जब वो अपनी सिक्योरिटी के लिए वेनेजुएला ले सकता है जो कि उसका नहीं है, तो यूक्रेन जो मेरा हिस्सा था वो मैं अपनी सिक्योरिटी के लिए क्यों नहीं ले सकता। तो उनका जो क्लेम है वो जस्टिफाई हो जाता है, तो उनको ये फायदा है। तो वो ये चाह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, अगर प्रेसिडेंट ट्रम्प कर ले बहुत अच्छी बात है, तो वो उसको बढ़ावा दे रहे हैं। अब आइए आप चीन के ऊपर। चीन के सामने सबसे बड़ी चीज ये है कि भाई ताइवान को मैं कैसे ले लूं और बिना लड़े ले लूं। अगर प्रेसिडेंट ट्रम्प धमकी दे दे के, डरा डरा के ग्रीनलैंड ले पाता है बिना लड़े, तो अमेरिका, चाइना भी यही चाहेगा कि मैं भी यही कर लेता हूं, कि डरा डरा के, बिना धमकाए, और ये बता के कि देखो अभी तो ट्रम्प भी तुम्हारे साथ नहीं है। तो उस हालत में हो सकता है कि ताइवान जो है वो मान जाए, तो उसको ये सूट कर रहा है। तो इस बारे में वो क्यों बोले ग्रीनलैंड के खिलाफ, और वो क्यों बोले वेनेजुएला के खिलाफ, उसको मतलब उसके हिसाब से। अब उनका जो वेनेजुएला में गड़बड़ थी कि उनको ऑयल ले रहे थे वहां से, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप थी वगैरह वगैरह, ट्रम्प क्या कर रहा है, वो बोल रहा है कि नहीं वो सब चलेगा, क्योंकि वो ये कह रहा है कि अब ऑयल वेनेजुएला नहीं बेचेगा, मैं बेचूंगा। तो अगर चीन चीनी बहुत ज्यादा तेज है, वो लड़ाई इतना पसंद नहीं करते, लड़ाई से ज्यादा वो नेगोशिएशंस, वो व्यापार पसंद करते हैं। तो जो जितना भी मैंने चीन के ऊपर, तो मेरी डॉक्टरेट मैंने की है उसके ऊपर, उनका जो मेन मुद्दा रहता है, दे आर नॉट वॉर फाइटिंग कंट्री। बहुत कम लड़ाइयां लड़ी उन्होंने, आप देखिए तो लड़ाई तो लड़ी नहीं 79 के बाद। और लेकिन उन्होंने व्यापार के से पूरी दुनिया को जीतने की कोशिश की है। विनिंग विदाउट फाइटिंग उनका मेन प्रिंसिपल है, जो सुनजू ने कहा है। तो उनको ये लग रहा है कि यार अगर ये जो ऑयल है मेरा, जो मैंने वहां पे मान लो इन्वेस्टमेंट भी कर दी है, अगर अमेरिका दे देता है ऑयल मेरे को उसी प्राइस में, तो मेरे को क्या प्रॉब्लम, मुझे तो ऑयल से मतलब है। मदुरो जाए जेल में सड़े, उससे मेरे को क्या लेना देना। तो ये अमेरिका की अप्रोच हो सकती है। तो वो इस चीज में निगोशिएट करेंगे कि ठीक है, आप बेच दीजिए हमें, हमें तो उसी ऑयल से मतलब है, हमने पैसे उस ऑयल के दिए हैं, आप वो बेच दीजिए हमें। और उसी मुताबिक जो, तो अब बचा कौन फिर। जहां तक भारत का सवाल है, हमारी तो ऑलरेडी टैरिफ वॉर चल रही है, और हम जी। ऑटोमेटिकली ये बोलते हैं कि भाई हम किसी की साइड नहीं लेते, हम तो पीस हम्म। की साइड है, तो हम जी। क्यों अपनी पॉलिसी चेंज करें। तो इस चीज को मद्देनजर रखते, और है बचा कौन अभी। यूरोप जो है वो तो मैंने आपको बता दिया कि यूरोप पहले तो उसे बोलते हैं ना फ्री लांसर राइड कर रहे थे वो अमेरिका के ऊपर। तो उसने बता दिया कि भाई पहले तुम 2% भी खर्च नहीं करते थे, अब मैंने तुमको बोला है कि 5% करो, तो अब आप 5% खर्च कर रहे हो, क्योंकि उस समय तुम ये मान के बैठे थे कि मैं ही बचाऊंगा। तो अब भाई मैंने बचाया तुम्हें, इतने साल तुम्हारा खर्चा नहीं होने दिया, तो अब तुम मेरे को, मेरी भरपाई करो, मेरे को ग्रीनलैंड दे दो। तो ये इस चीज को मद्देनजर रखते हुए, अगर कोई किसी को इकट्ठा होके इसको अपोज करना है, तो वो यूरोप को इकट्ठा होना पड़ेगा। और यूरोप जो है,
अगर इकट्ठे हो जाते हैं तो एक बड़ी इकोनॉमिक महाशक्ति है, मिलिट्री जी, महाशक्ति नहीं है लेकिन इकोनॉमिक महाशक्ति है। जी। तो सर अब ये देखने वाली बात होगी इंटरेस्टिंग कि वो क्या कर पाते हैं। सर एक छोटा-सा बस मैं आपसे रिएक्शन चाहती हूँ कि ओवरऑल अगर अब तक हम 1 साल हो गया प्रेज़िडेंट ट्रम्प का, उनका बिहेवियर देखें, जितने एग्रेसिव उनकी बड़ी पॉलिसी में अग्रेशन नज़र आता है। आखिर क्या अचीव करना चाहते हैं, आपको क्या लगता है प्रेज़िडेंट ट्रम्प? देखिए उस उनको अचीव करने के लिए तो ये है कि भाई वो ये चाह रहे हैं कि भाई मैं किसी तरीके से मिड टर्म इलेक्शन ना हारूं, और हुँ, मिड टर्म इलेक्शन अगर मैं नहीं हारता तो 4 साल उनकी दादागिरी चलेगी। हुँ, और इस 4 साल में ट्रम्प एम्पायर जो है अभी 3 गुना बढ़ चुकी है, उनकी जो फाइनेंशियल हालत है, और वो 3 गुना की जगह मेरे को लगता है कि फिर कम से कम 10 गुना बढ़ जाएगी। हुँ, ये तो एक बिजनेसमैन का नजरिया है। हुँ, दूसरी चीज ये है कि कोशिश कर सकते हैं वो कि अगर वो सचमुच पॉपुलर हो जाते हैं और हुँ, सचमुच उनके 4 साल पूरे हो जाते हैं, तो हुँ। वो कोशिश कर सकते हैं कि यार अभी मैं यहाँ तक कर गया और कोई कुछ नहीं बोला, कांग्रेस कुछ नहीं बोली, मैंने कई जगह दादागिरी दिखा दी, तो चलो ये भी दादागिरी दिखाता हूँ कि प्रेसिडेंट के लिए तीसरी बार भी खड़ा इलेक्शन के लिए खड़ा हुआ जा सकता है। हुँ, अभी तक उनकी 2 टर्म की रेस्ट्रिक्शन है ना, तो हुँ, बोलते हैं 2 टर्म काफ़ी नहीं है। उन्होंने कभी कभी इंडिकेट भी किया है ये, तो हो सकता है वो 3rd टर्म की तरफ जाना चाहें। हो सकता है वो ये कोशिश करें कि यार अगर प्रेसिडेंट पुतिन 20 साल रह सकता है, शी जिनपिंग 3 टर्म करके और चौथे का भी पता नहीं हो सकता है करे, तो फिर मैं क्यों नहीं। तो मोदी अगर जी। आप हाँ तो तो आपने जो पूछा कि आगे उनकी क्या मंशा हो सकती है, तो मेरे हिसाब से ये मंशा हो सकती है। बिल्कुल, काफ़ी अग्रेसिव जो है प्रेज़िडेंट ट्रम्प पिछले 1 साल में नज़र आए हैं और हालाँकि जो पिछली टर्म में उन्हें देखा था तो भारतीयों को तो ख़ास तौर से उन्हें ये उम्मीद नहीं थी लेकिन शायद हमारी सरकार को पहले से ही ब इस बात की भनक थी कि उनका रवैया क्या हो सकता है, तभी भारत ने पहले से तैयारियाँ अपनी शुरू कर दी थी अपनी पॉलिसी और ट्रेड और सब में डाइवर्सिफ़ाई उनको पहले से ही करना शुरू कर दिया था। अब देखते हैं कि आगे क्या जैसा प्रेज़िडेंट ट्रम्प कह रहे हैं कि ग्रीनलैंड और कनाडा और सब कुछ वो अमेरिकन बनाना चाहते हैं। ये कितनी जल्दी हो पाएगा? इसके लिए बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद। बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद बहुत बहुत।